12 जून 2025 गुरुवार दोपहर के वक्त इंडिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक अहमदाबाद में काफी चहल पहल थी, जहां ढेरों लोग विदेश से आते जाते रहते हैं। रनवे पर एयर इंडिया की फ्लाइट 171 यानी लंदन जाने वाला बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अब टेक ऑफ कर रहा था। उसमें पैसेंजर्स और क्रू मिलाकर 242 लोग थे, जिनमें ग्लॉस्टरशायर की एक ब्रिटिश फैमिली भी थी। अकील नानाबावा, उनकी बीवी हाना वोरा जी और उनकी महज 4 साल की बेटी सारा, सब इंडिया में छुट्टियां बिताकर वापस जा रहे थे। वो इस साल ईद पर डैड को सरप्राइज देना चाहता था और बोला इस साल मैं ईद डैड के साथ मनाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, हर बार आप हमारे साथ मनाते हो, इस बार आप वहां चले जाओ। तो वो गया और उसने डैड को सरप्राइज कर दिया। डैड बहुत खुश थे क्योंकि वो अपने बेटे से मिल पा रहे थे और इसके साथ ही वो अपनी प्यारी पोती सारा और हैना से भी मिल पाए। सब लोग वहां रहे और सबने खूब एंजॉय किया। इंडिया के टाइम के हिसाब से 1:38 पर प्लेन ने टेक ऑफ किया और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उड़ान भरने के कुछ सेकंड्स बाद प्लेन को ऊंचाई हासिल करने में दिक्कतें आ रही थी और फिर वो प्लेन नीचे गिरने लगा। कुछ सेकंड्स बाद एक बड़े धमाके के साथ प्लेन आग की लपटों में समा गया। और जब ये हादसा हुआ तब मुझे आवाज भी आई, तो मैं भाग के इधर ही आया डायरेक्ट। मैंने लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम ही देखा है कि ये प्लेन क्रैश हुआ है। तो बहुत बुरा माहौल था, सब लोग जल गए थे, बहुत बुरी कंडीशन थी। प्लेन एक मेडिकल स्टाफ हॉस्टल से जाकर टकराया, जिसमें कई डॉक्टर्स और नर्सेस थे। आसपास रहने वाले ढेर सारे लोग वहां पहुंचे और ढूंढने लगे कि कोई जिंदा हो तो उसे बचा ले। तो अंदर जा गए जब हमने देखा कि कई सारी लाशें पड़ी है, किसी का हाथ पड़ा है, किसी का पैर पड़ा है, किसी का माथा पड़ा है। तो उस टाइम तो क्या कि कोई एम्बुलेंस या कुछ वगैरह था ही नहीं, तो हमसे जितना हो सका कि हम एक्टिवा पे बिठा बिठा के उन लोगों को हॉस्पिटल ले गए। दूसरी तरफ इंग्लैंड में पैसेंजर अकील के भाई को यह खबर मिलती है। मैं सहम गया और मैं सीधा अपनी मॉम के घर गया। फिर मैंने अकील को कॉल करने की कोशिश की, उसके फोन में रिंग जा रही थी। फिर हैना को कॉल किया, उसके फोन में भी रिंग जा रही थी। फिर मैं वापस मॉम के पास पहुंच गया। मैंने कहा मॉम, वो बस नींद से उठी थी। मैंने उन्हें बताया मॉम एक क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, और अकील भाई, हैना और सारा भी उस प्लेन में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा नहीं, मेरा बेटा आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आज ही घर पहुंच जाएगा। जहन में बार बार उनकी तस्वीर आती रहती है, तकलीफ होती है। प्लेन का मलबा 300 मीटर के इलाके में फैला था। क्रैश होने के बाद 15 मिनट के अंदर 20 एम्बुलेंसेस वहां पर पहुंच चुकी थी। फिर भी वही का टेम्परेचर इतना हाई था कि हम लोग बॉडी भी ले रहे थे मेरे एम्बुलेंस में, तो हमारे स्टाफ का और हम लोगों का भी हाथ बहुत जल रहे थे। मुझे मेरे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कॉल किया और कहा सर यहाँ प्लेन क्रैश हुआ है। और ये बात सुनते ही मुझे जबरदस्त शॉक लगा और मैं तुरंत अपनी कार में बैठा और सीधे ट्रॉमा सेंटर पहुंच गया। वहां मैंने सभी स्टाफ मेंबर्स को ट्रॉमा सेंटर बुलाया और उन्हें बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स आने वाले हैं। उस खतरनाक हादसे में किसी का भी जिंदा बचना नामुमकिन लग रहा था। तो इसी बीच एक पर्सन था जो बिल्डिंग के आसपास ही घूम रहा था, जो फायर जहाँ पे आग लगी हुई थी। तो हमने उसको पकड़ा, मैंने पूछा तो देखा वो उसने ऐसा बोला कि जो मेरे फैमिली मेम्बर है वो अंदर जल रहे हैं। तो हमको उसका एकदम आइडिया नहीं थी कि ये किसकी बात कर रहा है। हमको ऐसा लगा कि जो बिल्डिंग में डॉक्टर रहते हैं शायद उनकी बात कर रहा है।
कमाल की बात है कि वो इंसान मेडिकल हॉस्टल में नहीं रहता था, वो उस प्लेन में सवार था। एक ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश अकेले पैसेंजर थे जो उस क्रैश में बच गए। तो बाद में जैसे उसको रेस्क्यू करके हम हॉस्पिटल पहुंचाया तो हमको शाम को पता चला कि वो पैसेंजर प्लेन में से बचा हुआ एक ही पैसेंजर था, जो वो कैसे बचा उसको भी आइडिया नहीं था। हॉस्पिटल में जाकर उसने जिंदा बचने की हैरत अंगेज कहानी बताई। उसने कहा कि प्लेन की टक्कर के बाद जब उसने आंखें खोली तब उसे एहसास हुआ कि वो जिंदा था। उसने सीट बेल्ट खोला और प्लेन की टूटी दीवार में बनी जगह से बाहर आ गया। जब और कोई जिंदा नहीं बच पाया तो वो अकेले कैसे बच गया? क्या उसकी सीट 11A की वजह से? सीट 11A पर बैठा पैसेंजर बेहद खुशकिस्मत था। आज तक किसी घटना से साबित नहीं हुआ कि कोई एक सीट दूसरी से सेफ हो। वैसे जिस तरह क्रैश हुआ ये उस पर निर्भर करता है। तो हाँ, वो बहुत लकी है, पर सीट 11A में कोई खासियत नहीं है। बस इस मामले में जिस तरह वो प्लेन टकराया और जैसे वो गिरा उससे कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो आदमी बच गया। किसी भी प्लेन क्रैश में सिर्फ एक इंसान का जिंदा बचना बेहद अनोखी बात है। ज्यादातर मामलों में या तो सब बचते हैं या फिर क्रैश इतना जबरदस्त होता है कि कोई जिंदा नहीं बच पाता। लेकिन जिंदा बचने के बावजूद रमेश गम में डूबे हुए थे, क्योंकि उनके भाई जो उनसे कुछ सीट ही दूर बैठे थे वो बाकी के 241 पैसेंजर्स की तरह ही इस भयानक हादसे में मारे गए थे। ये खबर फैल गई कि ये पिछले 10 सालों में सबसे भयानक प्लेन क्रैश था और अब ये सवाल उठने लगा था कि ये क्रैश कैसे हुआ। इस क्रैश के तुरंत बाद इसकी वजह जानने के लिए छानबीन शुरू हो गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कोई भी क्रैश होते ही तुरंत उस जगह पहुंच जाता है और उस जगह की घेराबंदी करके जितने भी सबूत मिलते हैं उन्हें जमा करने लगता है, और इन सबूतों में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स भी शामिल होते हैं। यह हादसा इंडियन एयर स्पेस में हुआ था, इसलिए जाहिर है तहकीकात करने का काम अब वही करेंगे। लेकिन कई लोग उस बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, जैसे स्टेट रेगुलेटर और सेफ्टी रेगुलेटर और खुद वो एयरलाइन और मैन्युफैक्चरर्स और हवाई सफर से जुड़े दुनिया भर के रेगुलेटर्स। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर्स को तुरंत इस हादसे की खबर भेजी गई और उनका काम होता है कि उस जगह पर जाकर जितने हो सके उतने सबूतों को सही सलामत जमा करें। हमें एक बात समझनी होगी कि इमरजेंसी रिस्पांस टीम के काम की वजह से कुछ सबूत खराब हो जाते हैं। हमने एक फायर इंजन को मलबे के ऊपर से ड्राइव करते हुए देखा। जाहिर है उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि वो लोगों की जान बचा रहे थे। उसके बाद वो कुछ बुनियादी चीजों का पता लगाते हैं, जैसे उन्हें पूरा हवाई जहाज का मलबा मिला है या कुछ पार्ट्स गायब हैं, जैसे सामने का पार्ट, पीछे का पार्ट, विंग्स का बगल का हिस्सा, इंजन। वो एक लिस्ट बनाकर चेक करते हैं कि उन्हें सब कुछ मिला है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मलबे का बहुत ही जरूरी पार्ट क्रैश साइट से बहुत दूर जाकर गिरता है। शुरुआती क्रैश रिपोर्ट को 30 दिन के अंदर जारी करना जरूरी था। इस वजह से अब इंडियन गवर्नमेंट पर सच पता लगाने का बहुत प्रेशर था। क्रैश से जुड़े लोगों के लिए सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। एयरलाइन के लिए, बोइंग के लिए, एयर ट्रैवल की सेफ्टी पर सवाल उठ रहा था। हाल ही में ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं और लोग ये सोचकर हैरान हैं कि अच्छे भले प्लेन्स भला इस तरह क्रैश क्यों हो रहे हैं। 787 एयर इंडिया के लिए बहुत जरूरी प्लेन है। वो अच्छे से काम करता है, खासकर जो प्लेन क्रैश हुआ वो उनके पास पिछले 10 साल से था। उन्हें इस पर काफी भरोसा था, यहाँ तक कि इस हादसे से पहले उन्होंने और बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स खरीदने का ऑर्डर दिया था। इस हादसे के तुरंत बाद एहतियात के तौर पर इंडिया की एविएशन रेगुलेशन संभालने वाले डिपार्टमेंट ने एयर इंडिया के बाकी सारे बोइंग 787 प्लेन्स की जांच का आदेश दिया। क्रैश साइट पर सरकारी जांच जोरों शोरों से जारी थी और दूसरी तरफ एविएशन कम्युनिटी के लोगों ने भी टेक ऑफ से लेकर आखिरी पल तक की जांच शुरू कर दी थी। कैप्टन एंडी ली के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है और वो पायलट और फ्लाइट सिमुलेटर ट्रेनर रहे हैं। इस सिमुलेटर के कंट्रोल्स भी बिल्कुल 787 ड्रीम लाइनर के इंस्ट्रूमेंट पैनल जैसे ही हैं। कैप्टन ली ने इसे उस टेक ऑफ की नकल करने के लिए प्रोग्राम किया ताकि इसकी मदद से पता चले तब क्या हुआ था। हम टेक ऑफ कर सकते हैं। अब हम टेक ऑफ थ्रस्ट सेट करेंगे।
ये सेट हो गया है। हम रनवे की सेंटर लाइन पर चल रहे हैं और अब हम स्पीड बढ़ाएंगे। टेक ऑफ के दौरान जैसे ही स्पीड बढ़ती है, विंग्स के ऊपर से हवा का बहाव भी तेज होता है और एक ऐसा मुकाम आता है जब लिफ्ट इतना ज्यादा होता है कि वो प्लेन के वजन को ऊपर उठा लेता है। उसके बाद हम रोटेट करेंगे और हवा में उड़ने लगेंगे। 80 नॉट्स। टेक ऑफ से पहले प्लेन मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचता है और तब फैसला करना होता है कि टेक ऑफ करना है या नहीं। 80 नॉट्स चेक। इतनी स्पीड पर पहुंचने के बाद टेक ऑफ तभी कैंसिल किया जाता है जब कोई बड़ी इमरजेंसी हो, जैसे आग लग जाए या इंजन फेलियर, जिससे प्लेन उड़ ही ना पाए। टेक ऑफ के वक्त सब नॉर्मल था और रोटेशन के बाद जब वो प्लेन हवा में उड़ा, उसके बाद जाकर ये दिखना शुरू हुआ कि उसमें कोई गड़बड़ हो गई है। V1 रोटेट। तो अब हम प्लेन की नोज को पिच से 15 डिग्री घुमाएंगे ताकि प्लेन जमीन से ऊपर उठने लगे। उसके बाद लैंडिंग गियर उठा लेंगे। और इस मुकाम पर पहुंचकर फ्लाइट 171 नीचे की तरफ जाने लगी। क्रैश के एक दिन बाद जब इस हादसे की सरकारी जांच चल ही रही थी, तभी प्लेन्स में दिलचस्पी रखने वाले एक इंसान का लिया वीडियो वायरल होने लगा और एविएशन इंडस्ट्री के लोग तुरंत उसमें सुराग ढूंढने लगे ताकि उन्हें क्रैश की वजह पता चल सके। मैंने भी सबकी तरह उस वीडियो को देखा और जो चीज उसमें दिखी वो मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने कभी नहीं देखा कि एक प्लेन को लिफ्ट मिल जाए और फिर उसके तकरीबन 10 से 15 सेकंड्स बाद विंग्स से सारे लिफ्ट खत्म हो जाए। मैंने अपने 42 साल के करियर में कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। ये 12 जून की बात है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद में टेक ऑफ के ठीक बाद क्रैश हो गई, जिससे उसमें सवार 241 लोग और जमीन पर 19 लोग मारे गए। ये पिछले 10 सालों में हुआ सबसे भयानक क्रैश था और मरने वालों के परिवार जल्द से जल्द इसकी वजह जानना चाहते थे। एक मियां बीवी के जोड़े एडम और हसीना ताजू ने भी इस क्रैश में जान गंवाई है। मुझे लगा कि इतने भयानक क्रैश के बाद कोई भी जिंदा तो नहीं बच सकता है और ये सोचकर ही मैं अंदर ही अंदर बहुत टूट गया था। क्रैश के कुछ घंटों बाद ही फ्लाइट 171 के टेक ऑफ के बाद का वीडियो 17 साल के एक लड़के ने इंटरनेट पर डाला जिसे प्लेन्स में बहुत दिलचस्पी है। वो वायरल हो गया और नौसिखियों से लेकर एक्सपर्ट्स तक सब बारीकी से जांच करने लगे। सबसे पहले लोगों ने जो अजीब बात देखी वो ये थी कि प्लेन का लैंडिंग गियर वापस अंदर ही नहीं गया था। क्या ये ऐसा सुराग है जिससे क्रैश की वजह पता चल पाएगी? नॉर्मल सिचुएशन में लैंडिंग गियर टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद अंदर चला जाता है। प्लेन के उड़ते ही हम लैंडिंग गियर अंदर कर लेते हैं क्योंकि उससे एक तरह का ड्रैग पैदा हो सकता है। अगर लैंडिंग गियर इतनी देर के बाद भी नीचे था तो इसका मतलब है कि प्लेन में उससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम थी या क्रू का ध्यान किसी और चीज पर लगा हुआ था। और जाहिर है कि उड़ने के बाद बेहद अहम मोड पर प्लेन में कुछ गड़बड़ी हुई होगी और क्रू का फोकस इस बात पर रहा होगा कि प्लेन को हवा में कैसे रखा जाए। तो अगर उस वक्त तक लैंडिंग गियर नीचे थे, इसका मतलब कि वो कोई और काम पर फोकस कर रहे थे और शायद लैंडिंग गियर का एक्सीडेंट की वजह से कोई लेना देना नहीं था। अहमदाबाद में इमरजेंसी सर्विसेज के लोग अभी भी मेडिकल स्टाफ हॉस्टल और उसमें घायल लोगों को संभालने में लगे हुए थे। उस पूरे ऑपरेशन में हमारी 35 एम्बुलेंस इन्वॉल्व थी। ऐसे तो 60, 70, 80 एम्बुलेंस थी। उस दिन 12 तारीख को हमने 175 लोगों को हमने शिफ्ट किया है, जिसमें ये 20-22 जो लाइव पेशेंट, इंजर्ड पेशेंट है उनको और बाकी जो डेड बॉडीज है उनको हमने शिफ्ट किया था। तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा केओस था। सारी एम्बुलेंस एक के बाद आ रही थी। जो जिंदा है उनको एडमिट किया जा रहा था, बाकी लोगों को पोस्टमार्टम वार्ड में वहाँ पे से शिफ्ट किया जा रहा था। फैमिली जो सारे थे कि उसमें लिस्ट अपने परिवारजनों का नाम ढूंढ रहे थे कि मेरा कोई यहाँ पे जिंदा है। फिर 13 जून को तलाशी में पहला ब्लैक बॉक्स मिला और 3 दिन बाद उन्हें दूसरा ब्लैक बॉक्स मिला।
सभी बड़े प्लेन्स में जरूरी होता है कि उसमें लगा हो एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और कभी उन्हें दूसरा ब्लैक बॉक्स मिला। सभी बड़े प्लेन्स में जरूरी होता है कि उसमें लगा हो एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और कभी कभार ये दोनों काम करने वाला एक ही डिवाइस होता है, लेकिन ज्यादातर दो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों पायलट्स की बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड करता है, और एक एरिया माइक्रोफोन कॉकपिट में लगा होता है, और वो हमेशा फ्लाइट के आखिरी 2 घंटों की रिकॉर्डिंग करता है। और उसके बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी प्लेन से जुड़ी बहुत सारी बातों को रिकॉर्ड करता रहता है। तो उसमें हर चीज शामिल होती है, जैसे दरवाजे बंद हुए थे या नहीं, फ्लैप्स कैसे हिल रहे थे, फ्लाइट कंट्रोल्स कैसे काम कर रहे थे। तो इस डिवाइस में ये सारा डेटा कई पैरामीटर्स पे सैकड़ों घंटों तक रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप चाहे तो पीछे जाकर अपनी फ्लाइट्स के रिकॉर्ड्स निकाल कर देख सकते हैं कि क्या इस प्लेन की पहले की उड़ान या इस उड़ान में कोई प्रॉब्लम या खराबी थी जिसे रिकॉर्ड किया गया था। ब्लैक बॉक्सेस में मौजूद डेटा की पूरी तरह से जांच करने की शुरुआत करने में 12 दिन लग जाएंगे। दूसरी तरफ जांच अभी भी आगे बढ़ रही थी। ऐसे मामलों में मलबे का हर एक टुकड़ा जमा करना जरूरी होता है और फिर पूरे प्लेन को एक हैंगर में फिर से बनाया जाता है, और हर पार्ट की जांच करके पता चलता है कि वो डैमेज कैसे हुए थे। बारीकी से जांच की जाती है और हर बात का रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। उस वीडियो में इस क्रैश से जुड़ा एक और सुराग था। प्लेन के ठीक नीचे कोई चीज दिख रही थी। एक इमरजेंसी डिवाइस था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जो शायद ही कभी इस्तेमाल होता है, यानी रैम एयर टर्बाइन, जिसे शॉर्ट में रैट कहा जाता है। वो एक छोटा सा प्रोपेलर होता है जो प्लेन के नीचे के हिस्से से बाहर आता है और बहुत तेज रफ्तार पर चलता है। रैट के जरिए प्लेन को इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती है। इस प्रोपेलर पर हवा का जोर पड़ने से उसकी टर्बाइन घूमती है और प्लेन को थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल पावर देती है, किसी विंड मिल की तरह, और ये बैकअप की तरह होता है। और रैट तभी इस्तेमाल किया जाता है जब अचानक प्लेन की सारी पावर गायब हो जाती है। उसे इस तरह से प्रोग्राम या डिजाइन किया जाता है कि वो 3 में से 1 हालात में काम करता है। पहला, टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर, क्योंकि जेट को उड़ाकर कहीं सुरक्षित लैंड करने के लिए बिजली चाहिए। दूसरा होता है टोटल हाइड्रोलिक फेलियर, जिसमें जरूरत होती है फ्लाइट कंट्रोल्स की। और तीसरा होता है डुअल इंजन फेलियर, जिसमें प्लेन से पूरी पावर ही गायब हो जाती है। और इंजन से वैसी आवाज नहीं आ रही थी जैसी टेक ऑफ के दौरान इंजन से पैदा होने वाले थ्रस्ट की वजह से आनी चाहिए। और भला ऐसा क्यों हो रहा था? सेवन 787 में 2 जेनेक्स 1B जेट इंजन्स लगे हुए थे, जिन्हें जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी ने बनाया था। तो मेरे पीछे ये एक बड़ा जेट इंजन है जो एक विशाल लॉन्ग रेंज एयरलाइनर का है, और जेट इंजन्स के प्रिंसिपल्स हैं सक, स्क्वीज, बैंग एंड ब्लो। तो हवा को इनटेक से अंदर लेते हैं, जो इंजन के अंदर से होते हुए कंप्रेसर तक जाती है, और कंप्रेसर में उस हवा को दबाया जाता है जिससे गर्मी और प्रेशर आता है, और उसके बाद बैंग कंबशन चैम्बर में भेजकर उसमें कंट्रोल के साथ धमाका होता है, और वो टर्बाइन पर जाकर तेजी से फूलती और फैलती है, और टर्बाइन उस गर्म और भारी प्रेशर वाली गैस को एग्जॉस्ट या नोजल से बाहर की तरफ भेजती है, और इससे थ्रस्ट पैदा होता है। एयर इंडिया के मुताबिक फ्लाइट 171 का एक इंजन नया था और दूसरे इंजन को दिसंबर तक सर्विसिंग की कोई जरूरत नहीं थी। क्रैश के पूरे 30 दिन के बाद इंडियन एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट जारी की, जिसमें फ्लाइट रिकॉर्डर से मिला बेहद हैरतअंगेज डेटा सबके सामने आया। दोपहर के 1:39 पर लिफ्ट ऑफ हो गया था। 3 सेकंड्स बाद यानी 1:42 पर प्लेन अपनी मैक्सिमम स्पीड 180 नॉट्स यानी 333 किलोमीटर पर पहुंच गया था।
और उसके तुरंत बाद एक हैरत अंगेज घटना हुई थी। पहले इंजन में जाने वाला फ्यूल बंद हुआ, उसके 1 सेकंड बाद दूसरे इंजन का फ्यूल बंद हुआ। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के फ्यूल स्विचेस सेंट्रल कंसोल के बीचों बीच में लगे होते हैं, थ्रस्ट लीवर्स के ठीक नीचे। एक बार एयरक्राफ्ट इंजन्स चलने लगे और नॉर्मली काम करने लगे, जैसा कि इस मामले में हुआ था, तो फिर उसके बाद वो इंजन्स टेक ऑफ थ्रस्ट के जोर के साथ फ्यूल खींचने लगते हैं और जैसे ही फ्यूल के स्विच को रन से कट ऑफ पर लगाया जाता है, वैसे ही फ्यूल अचानक बंद हो जाता है और इंजन में फ्यूल की कमी होने लगती है। ये इंजन को बंद करने का एक तरीका है जिसकी उड़ान के वक्त, इमरजेंसी में या लैंडिंग के वक्त जरूरत पड़ सकती है, पर इस केस में इन्हें इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी। फ्यूल कट ऑफ स्विचेस को उड़ान के वक्त इमरजेंसी होने पर ही इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के लिए, जैसे अगर बाईं तरफ के इंजन में आग लगी हो तो उसमें जाते हुए फ्यूल को बंद करके उस लगी हुई आग को बुझाया जा सकता है। टेक ऑफ के 26 सेकंड्स बाद उस प्लेन ने मेडे कॉल किया और 6 सेकंड्स बाद क्रैश हो गया। तो उन अहम पलों के दौरान आखिर कॉकपिट के अंदर क्या हो रहा था? क्या दोनों पायलट्स में से एक ने फ्यूल स्विचेस को कट ऑफ पर लगा दिया था या सप्लाई बंद होने की कोई और वजह थी? जांचकर्ताओं ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें क्या पता चला था। उसमें 787 ड्रीमलाइनर स्विचेस पर फोकस किया गया था जिनसे इंजन्स तक फ्यूल जाता है, और इस बात पर कि पायलट्स क्या कर रहे थे, यानी फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर जो प्लेन को उड़ा रहे थे और कैप्टन सुमीत सबरवाल जो को पायलट सीट से उन पर ध्यान दे रहे थे और मदद कर रहे थे। वो बहुत ही काबिल और एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। एक ने तब तक 8,200 घंटे प्लेन उड़ाया था, जो बहुत ज्यादा है, और तो और वो एक इंस्ट्रक्टर भी थे। को पायलट ने 1100 घंटे प्लेन उड़ाया था, तो दोनों बहुत एक्सपीरियंस थे। और एयर इंडिया नए पायलट्स को लंबे सफर वाली फ्लाइट्स पर नहीं भेजेगा जब तक वो उतने ट्रेन्ड ना हो। इसका मतलब उस प्लेन को संभालने के लिए वो पूरी तरह से काबिल होंगे। क्रैश होने से पहले के पलों में फ्लाइट डेटा के मुताबिक दोनों ही इंजन्स में फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी, और उस बेहद अहम वक्त के दौरान दोनों पायलट्स के बीच में एक बहुत हैरत अंगेज बातचीत भी रिकॉर्ड हुई। रिपोर्ट के मुताबिक एक पायलट ने, जिसका नाम नहीं बताया गया, दूसरे से पूछा उसने कट ऑफ क्यों किया। दूसरे का जवाब था कि उसने नहीं किया। ये बात सुनते ही मुझे एक जबरदस्त झटका लगा। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो गया क्योंकि मुझे कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। कोई पायलट उन स्विचेस को कट ऑफ पर आखिर क्यों लगाएगा जब तक इसके पीछे उसका कोई अजीब सा मकसद ना हो। पायलट के प्लेन को जानबूझकर क्रैश करने की घटना बहुत कम ही होती है। एक मामले में ये बात साबित हुई थी जो 24 मार्च 2015 को हुई थी, जिसमें एक जर्मन विंग्स पायलट ने पैसेंजर से भरे प्लेन को पहाड़ से टकरा दिया था। लेकिन एविएशन कम्युनिटी में ऐसा आज तक ना के बराबर हुआ है। पायलट्स कभी भी जानबूझकर खुद की जान नहीं लेंगे, ये बात तो एकदम पक्की है। इन्वेस्टिगेटर्स को इस बारे में जांच करनी पड़ेगी। देखिए, पायलट्स पर इल्जाम लगाना आसान है क्योंकि वो गुजर गए हैं और वो आकर अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी पायलट ने जानबूझकर फ्यूल स्विचेस को कट ऑफ पर लगाया था, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग से भी हर एक बात तो पता नहीं चलती है। फिलहाल हम ये मानकर चल रहे हैं कि पायलट्स जानबूझकर फ्यूल स्विचेस को कट ऑफ पर लगाना चाहते थे। कुछ और वजह भी हो सकती थी, हमें नहीं पता। इस बात को कॉकपिट की दूसरी आवाजों से मैच करना होगा। हमें नहीं पता कि उस बात से पहले या उसके बाद पायलट्स की क्या बातचीत चल रही थी, या उसके अलावा कॉकपिट में और कौन से वार्निंग साउंड सुनाई दे रहे थे, और इसमें किसने क्या कहा वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि ये सब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में शामिल होता है। हमारे पास कोई कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं है जिससे डेक में हुई घटनाएं दिखाई दें, और ये एक पेचीदा मामला है। ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि कॉकपिट में कैमरे लगाए जाएं, लेकिन अभी तो किसी फ्लाइट में कैमरा नहीं होता, इसलिए हमें ये पता नहीं चल सकता कि आखिर फ्लाइट डेक में असल में क्या हुआ था।
कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बहुत ही काम की चीज होती है क्योंकि वो दोनों पायलट से मिलने वाले ऑडियो फीड को रिकॉर्ड करता है और एक एरिया माइक्रोफोन से भी। लेकिन ये नहीं पता चलता कि ऐसा क्यों कहा गया था और इसको कैसे समझा गया था। किसी भी सिचुएशन को कोई कैसे बताता है और उसे कैसे कोई समझता है, इस बात को समझना भी बहुत मुश्किल होता है। फ्यूल स्विचेस जानबूझकर कट ऑफ पर नहीं लगाए थे, तो क्या वो किसी वजह से अपने आप हिल गए थे? जिन फ्यूल स्विचेस की बात हो रही है वो सेंट्रल कंसोल पर होते हैं, थ्रस्ट लीवर से काफी पास के हिस्से में। इसलिए आमतौर पर कोई भी उस जगह पर अपना हाथ नहीं रखता है। उस वक्त फर्स्ट ऑफिसर उस प्लेन को उड़ा रहा था, यानी उसके हाथ बल्कि दोनों हाथ उस वक्त कंट्रोल कॉलम पर टिके हुए होंगे। जाहिर है उस वक्त कैप्टन ये देख रहा होगा कि फर्स्ट ऑफिसर क्या कर रहा था, इस वजह से उसके हाथ तब खाली होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से उन दोनों का हाथ उन स्विचेस से काफी दूर रहा होगा। अब जब फ्यूल स्विचेस इस तहकीकात का सबसे अहम हिस्सा बन गए थे, तो शुरुआती रिपोर्ट में उस सलाह के बारे में भी बताया गया जो 2018 में यूएस रेगुलेटर FAA ने इस एयरलाइन को दी थी कि ये फ्यूल स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच करें, वो सिस्टम जिसे स्विचेस को गलती से हिलने से रोकने के लिए बनाया गया था। यहाँ वो फ्यूल पंप स्विचेस लगे हैं जो 787 में लगे स्विचेस से काफी ज्यादा मेल खाते हैं, और मैं इस स्विच को सिर्फ ऐसे दबाकर हिला नहीं सकता। मुझे इसे पकड़कर बाहर खींचकर फिर घुमाकर इसे फिर से अंदर की तरफ दबाना होगा। ऐसा करने पर यह फ्यूल पंप ऑन होता है और ये सब करने पर ही वापस बंद होता है। FAA के नोटिस में लिखा गया था कि शायद 787 ड्रीम लाइनर्स में उस लॉकिंग फीचर को सही तरीके से लगाए बिना कंट्रोल स्विचेस लगा दिए गए थे और इस वजह से वो स्विच गलती से हिल सकता था और इससे बीच फ्लाइट के दौरान प्लेन का इंजन बंद हो सकता था। लेकिन इस बात की जांच करने को कंपलसरी नहीं किया गया था और एयर इंडिया ने कहा है कि उन्होंने इस बात की जांच नहीं की थी। एयरप्लेन से जुड़ी सेफ्टी वार्निंग्स अक्सर जारी की जाती हैं। ये हवाई सफर को सुरक्षित बनाते रहने के काम का ही एक हिस्सा है। इसी वजह से बोइंग और FAA ने उन स्विचेस की जांच करने के बारे में सबको एक वार्निंग दी थी, लेकिन उसे मैंडेटरी नहीं किया और इसीलिए फिर इंडियन एयरवेज ने वो जांच नहीं की। हो सकता है उन्होंने ये फैसला किया हो कि वो लोग जो दूसरे मेंटेनेंस चेक्स करते थे उनमें स्विचेस की जांच होती थी और इसीलिए उसे अलग से चेक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमें पक्का नहीं पता कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। उन्होंने सेफ्टी के लिए ये सलाह दी थी, लेकिन क्या ये हादसा उस वजह से हुआ था? फिलहाल इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जहां एक तरफ ये सवाल उठ रहे थे कि वो स्विचेस सही थे या नहीं, वहीं दूसरी तरफ 11 जुलाई को FAA ने एक नया नोटिस भेजा कि फ्यूल स्विचेस लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ हो या उसके बगैर, दोनों ही सुरक्षित थे। FAA का ऐसा कहने के बावजूद बहुत सारी एयरलाइंस एहतियात के तौर पर अपने बोइंग प्लेन्स की जांच करती रहती हैं। शुरुआती रिपोर्ट में लिखा है कि दूसरे पायलट ने कहा था उसने स्विच बंद नहीं किया था। तो स्विचेस को देखने के अलावा और ऐसी कौन सी बात हुई होगी जिससे पहले पायलट को पता चला होगा कि फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी? वो सिस्टम जिससे पायलट्स को किसी गड़बड़ का पता चलता है, जैसे गलती से फ्यूल कट ऑफ स्विच को दबा देना, वो हर एक प्लेन में अलग होता है। लेकिन हर प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पैनल में फ्लाइट डेक का एक हिस्सा होता है जिसमें पायलट्स को वार्निंग्स दिखाई जाती हैं। जैसे उसमें एक मास्टर कॉशन लाइट होगी, उसके अलावा और भी कई वार्निंग सिस्टम्स होते हैं जिनकी मदद से उन्हें पता चल सकता था कि फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी। लेकिन दूसरे पायलट ने पहले पायलट को खुद उन स्विचेस को कट ऑफ करते देखा होगा, ये कहना मुश्किल है। अगर फ्यूल स्विचेस को पायलट्स ने जानबूझकर या गलती से उनकी सही जगह से नहीं हिलाया था, तो क्या फ्यूल कट ऑफ किसी इलेक्ट्रॉनिक या सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से हो सकता था? बोइंग 787 एक बहुत ज्यादा कंप्यूटराइज्ड एयरप्लेन होता है और उस प्लेन में लगे स्विचेस के जरिए कंप्यूटर्स को ऑर्डर्स दिए जाते हैं और फिर वो कंप्यूटर्स फ्यूल पंप्स और फ्यूल वाल्व्स को ऑपरेट करते हैं। उस पूरे प्लेन को कंप्यूटर से चलाया जाता है और कंप्यूटर में खराबी हो सकती है।
आज के जमाने के प्लेन्स में उनके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का खराब होना ज्यादा आम वजह होती है और मुझे यकीन है कि आगे की तहकीकात में इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इंजन्स की फ्यूल सप्लाई बंद होने के 10 सेकंड्स बाद स्विचेस फिर से रन पर लग गए। एक इंजन ऑन हुआ, फिर से काम करने लगा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और पायलट प्लेन को नहीं बचा सके। सिर्फ 600 फुट की हाइट पर पायलट क्या करेगा? वो 5 सेकंड में मरने वाला था और कुछ नहीं हो सकता था। उसके पास ना के बराबर वक्त बचा था। अगर वो 1000 या 2000 फुट ऊपर होता तो शायद वो प्लेन को वापस घुमाकर किसी तरह से रनवे पर लैंड करवाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन इस हालत में उस बिल्डिंग से टकराने के अलावा और क्या होना था? तो उसके साथ ऊपर से नीचे गिरने के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता था। रिपोर्ट में लिखा है कि फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि प्लेन या इंजन्स में कोई खराबी आई थी, लेकिन पिछले 10 सालों में बोइंग प्लेन्स के ऐसे 2 बेहद भयानक क्रैश हुए हैं जिनमें शुरुआत में पायलट्स पर इल्जाम लगा, लेकिन फिर पता चला कि वो प्लेन की डिजाइन की कमी या सॉफ्टवेयर की खराबी के चलते हुए थे। अक्टूबर 2018 में 189 लोग मारे गए जब एक लायन एयर बोइंग 737 मैक्स इंडोनेशिया के समंदर में क्रैश हुआ था, और मार्च 2019 में 157 लोग मारे गए जब एडिस अबाबा से टेक ऑफ के कुछ वक्त बाद ही इथियोपियन एयरलाइंस का बोइंग 737 मैक्स क्रैश हो गया था। और उस प्लेन में सवार लोगों में से एक थे नौजवान ब्रिटिश एड वर्कर सैम पेग्रम। सैम हमारा सबसे बड़ा बेटा था। हम हमेशा कहते थे कि वो सबसे अलग था, उसमें हम दोनों की सबसे अच्छी खूबियां और आदतें थीं। उसने हमें बाय कहने के लिए कॉल किया था और मैंने उससे वही कहा जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटा सेफ रहना। बस वही आखिरी बात हुई थी। उस दिन संडे था और मैं बस उठकर बैठा ही था। मैंने फोन ऑन किया, बीबीसी न्यूज लगाई। न्यूज देखते ही मैं बहुत परेशान हो गया और इसने पूछा कि क्या हुआ है। मैंने कहा सैम जिस प्लेन में था वो क्रैश हो गया है। हमें वो बात सच नहीं लग रही थी। हमने उसे 3 या 4 दिन पहले देखा था, तो इस बात पर यकीन कैसे हो सकता था? उन क्रैशेस की तहकीकात में सबसे अहम किरदार एक सॉफ्टवेयर सिस्टम का रहा था जो प्लेन का बैलेंस बनाता था, लेकिन दोनों मामलों में उसका सेंसर खराब हो गया और पायलट की कोशिशों के बावजूद वो प्लेन क्रैश कर गए और नतीजे भयानक रहे। इसका हल मिलने तक बोइंग 737 मैक्स का उड़ना बंद कर दिया गया था। बोइंग 737 मैक्स को बनाने का काम बंद हो गया था और इस पूरे मामले में काफी लंबे वक्त तक हल नहीं निकल पाया था। फिर उस मामले में सरकार भी बीच में आ गई और बोइंग को डिपार्टमेंट फॉर जस्टिस को जुर्माना देना पड़ा था, और मेरे ख्याल से वो क्रैश में मरने वालों के फैमिली मेंबर्स को कुछ मुआवजा देने के लिए भी तैयार थे। मामला बहुत उलझ गया और उसकी वजह से बोइंग की बदनामी हुई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती साबित हुई थी, खासकर उस तरह के एयरप्लेन के लिए। 2019 के उस क्रैश के बाद बोइंग ने कबूल किया कि दोनों हादसों में उनके सॉफ्टवेयर ने अहम किरदार निभाया था, लेकिन उससे पहले सारा इल्जाम पायलट्स पर ही लगता था। फिर चाहे वो यूएस कांग्रेस हो या बोइंग के चेयरमैन, जिन्होंने 2020 में उस खराबी के सामने आने के बाद भी यही कहा था। इंडिया में एयर इंडिया फ्लाइट 171 के क्रैश की तहकीकात जारी है और इस काम में 1 साल तक लग सकता है, तभी जाकर क्रैश की सटीक और सही वजह पता चल सकती है। लेकिन इस रिपोर्ट में कई सवाल अनसुलझे रह गए हैं और ये इसलिए हुआ है क्योंकि अभी बहुत कम जानकारी मिली है। अभी हमें पता है कि क्या हुआ था, लेकिन वजह नहीं पता। हमें नहीं पता कि उन स्विचेस के साथ किसने छेड़खानी की थी। हमें पक्के तौर पर नहीं पता कि ये काम किसी इंसान ने अपनी मर्जी से किया था
और अगर ऐसा है तो उसने ऐसा क्यों किया? अफसोस, लेकिन जब तक सरकारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती तब तक इंतजार ही करना पड़ेगा। इस मामले से जुड़े दूसरे बहुत सारे पहलुओं की बारीकी से जांच करनी बाकी है, जिनके बारे में कई अनसुलझे सवाल हमारे सामने हैं। हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। अभी जांच का शुरुआती पड़ाव है। अभी और भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन है जिसकी जांच करनी बाकी है और इसमें काफी वक्त लगेगा। शायद 1 साल लग जाए या उससे ज्यादा लग जाए, कुछ कह नहीं सकते। उस हादसे की वजह से सब लोग फ्लाइट 171 के पायलट्स पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उनके बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का भयानक हादसा, जिसमें 260 लोग मारे गए, उसके 1 महीने बाद आई शुरुआती क्रैश रिपोर्ट में इंडिया के एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर्स ने इसी बात पर ध्यान दिया कि टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही इंजन्स की फ्यूल सप्लाई बंद क्यों हुई थी। उस रिपोर्ट से कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। उसमें ये नहीं लिखा है कि वो स्विचेस चलते प्लेन में कैसे हिले थे, ना उसमें ये लिखा है कि इस मामले में प्लेन के पायलट्स ने कोई गलती की थी या नहीं। बस इतना पता है कि पूरी तहकीकात कॉकपिट फ्यूल स्विचेस के आसपास घूम रही है और उससे ये पता चलता है कि आगे होने वाली तहकीकात किस दिशा में जाएगी। जो प्लेन क्रैश हुआ था वो था बोइंग ड्रीमलाइनर 7878। दुनिया भर में ड्रीमलाइनर्स अब तक 3 करोड़ घंटे की बेहद सुरक्षित उड़ान भर चुके हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 171 उनका पहला भयानक हादसा है और इससे पहले सुरक्षा में ड्रीमलाइनर का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन इस हादसे की वजह से वो बोइंग प्लेन्स की सुरक्षा को लेकर काफी लंबे वक्त से चल रहे विवाद में फंस गया है। 2024 में यूएस कांग्रेस ने एक तहकीकात शुरू की थी, क्योंकि उनके मुताबिक बोइंग में सुरक्षा के मामले में काफी कमियां थीं। कुछ विसल ब्लोअर्स ने यह बताया था कि ड्रीमलाइनर के प्रोडक्शन के काम में क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान नहीं दिया जाता है और उसमें खराब पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं और फ्यूजलाज के हिस्सों को सही तरीके से जोड़ा नहीं जाता। उन विसल ब्लोअर्स में एड पियर्सन शामिल थे, जिन्होंने 2017 में बोइंग के 737 मैक्स प्लेन को लेकर प्लेन्स बनाने के काम में कमियां होने के बारे में सारी दुनिया को बताया था। हमारे पास स्टाफ की कमी थी, इसलिए हमारे पास सारे लोगों को कई बार ओवरटाइम करना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि हमारे पास जरूरी लोग नहीं थे। कई बार ऐसा होता था कि लोगों में स्किल्स की कमी होती थी। फिर हमें अपने सप्लाई चेन में कई खामियां दिखीं। फिर हमने देखा कि क्वालिटी कंट्रोल भी ठीक से नहीं हो रहा था। हमारे किए गए कई सारे टेस्ट्स नाकाम रहे। तो कभी कभी हम खुद से सवाल करते थे कि हम सच में उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहे हैं या नहीं। 2025 में बोइंग ने एक यूएस सेनेट कमेटी के सामने कबूल किया था कि उनसे बीते सालों में कई बड़ी गलतियां हुई हैं, जिन्हें सुधारने के लिए उन्होंने बहुत बड़े अहम बदलाव किए थे। लेकिन बोइंग अभी भी कहता है कि ड्रीमलाइनर सुरक्षित प्लेन है। और इस मामले में सिर्फ बोइंग पर ही सवाल नहीं उठाए जा रहे थे, बल्कि एक सेनेट रिपोर्ट में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA की भी बुराई की गई थी, यानी वही डिपार्टमेंट जिसने 2018 में फ्यूल स्विचेस के बारे में सबको जानकारी दी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि FAA ने बोइंग के प्रोडक्शन के काम पर ठीक से नजर नहीं रखी और सुरक्षा के इंतजामों की ज्यादातर जिम्मेदारी बोइंग के हवाले ही कर दी थी। मैंने अपने करियर में ही हालात को इतना बिगड़ते देखा है कि धीरे धीरे मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पावर दे दी गई और उस वक्त सबसे ये कहा जाता था कि अब हवाई सफर काफी सेफ हो गया है, इसलिए अब हमें रेगुलेटर की दखलंदाजी को थोड़ा कम करना चाहिए। ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में ज्यादा तेजी से और कारगर तरीके से ला पाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने इस तरह मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में इतनी ज्यादा पावर दे दी कि आखिर में FAA एक ऐसा डिपार्टमेंट बन गया जो अपना काम ही नहीं कर रहा था। बाद में FAA और बोइंग ने सुरक्षा के इंतजाम बदलने के लिए काफी कुछ किया। इंडिया की शुरुआती क्रैश रिपोर्ट के हिसाब से फिलहाल जितनी तहकीकात हुई है उसके मुताबिक वो 7878 या जेनेक्स 1B इंजिन्स में कोई बड़ा बदलाव करने की सलाह नहीं देंगे। और क्रैश में मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अब उनके अपनों की बॉडीज उन्हें वापस मिल जाएं। हम लोग उनके अपनों को वापस तो नहीं ला सकते, पर अब हमें उन्हें और तकलीफ नहीं देनी है।
उन्हें बॉडीज वापस देने का काम ऐसे होना चाहिए जिससे उन्हें लगे कि हम उनकी तकलीफ समझते हैं और उनकी इज्जत का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। क्रैश के 16 दिन बाद इंडिया के सरकारी विभाग ने कहा कि उन्होंने डीएनए टेस्ट के जरिए सभी 260 लोगों की पहचान पक्की कर ली, लेकिन ये काम आसान नहीं था। जब हमारे पास वो जली हुई बॉडीज आईं, तब ये पहचानना मुश्किल था कि कौन सी बॉडी किसकी है, और ये पता लगाने का एक ही तरीका था, यानी डीएनए टेस्ट। और इसलिए हमने 2 अलग-अलग सैंपल्स के ग्रुप्स बनाए। पहले परिवार वालों के सैंपल्स लिए, जैसे पिता का, माँ का, भाई या फिर बहन का, और दूसरे ग्रुप में मरने वालों के सैंपल्स थे, जिनमें उनकी हड्डी या दांत या कोई टिश्यू जो भी मिल जाए वो सैंपल शामिल थे। पूरे इंडिया में अंतिम संस्कार हो रहे हैं और मरने वालों के परिवार के लोग गम से उबरने के लिए अपने हिसाब से वक्त ले रहे हैं। अकील, उनकी बीवी हैना और उनकी बेटी सारा क्रैश में मारे गए और उनका परिवार अभी भी हादसे के सदमे में है। बोइंग ने कहा है कि वो पैसेंजर्स की, क्रू के परिवार वालों की और जमीन पर हुए हादसे की चपेट में आने वालों की तकलीफ समझ सकते हैं और वो लोग इस तहकीकात में पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि वो AAIB और बाकी के डिपार्टमेंट्स की मदद कर रहे हैं और उनकी तहकीकात अभी भी जारी है और वो उन लोगों के परिवारजनों के साथ हैं जो इस हादसे में घायल हुए हैं, और साथ ही उन्हें इस भयानक हादसे में मारे गए लोगों के लिए बेहद अफसोस भी है। लेकिन उनके गम में डूबे घर वालों को इससे दिलासा नहीं मिलेगा, जो अभी तक जवाब तलाश कर रहे हैं। इस मामले की तहकीकात इतने अच्छे से होनी चाहिए कि आगे जाकर फिर कभी ऐसा हादसा ना हो। हमें हमारे सवालों के जवाब चाहिए और इस तहकीकात से पता चलना चाहिए कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। ये पक्का होना चाहिए कि इस हादसे में क्या हुआ था और फ्यूचर में जाकर फिर कभी ऐसा ना हो, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। इस तहकीकात में सच पता करने की कोशिश जारी है और कई लोग मानते हैं कि उस 15 पेज की शुरुआती रिपोर्ट ने जवाब से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। उसमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो तहकीकात अभी भी चल ही रही है और जिन चीज़ों के बारे में कोई साफ बात नहीं कही गई है उनके बारे में अटकलें लगाना बेकार है। हमें बस ये मानकर चलना चाहिए कि वो उन चीज़ों के बारे में अभी कुछ बता नहीं रहे हैं क्योंकि उन पहलुओं की छानबीन चल रही है। ऐसे बड़े हादसे हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कमर्शियल एविएशन अभी सफर करने का सबसे सुरक्षित तरीका है और सारी दुनिया में हादसों की तादाद हर साल घटती जा रही है। एयर इंडिया क्रैश की तहकीकात को हर पहलू से पूरा करने में अभी 1 और साल लग सकता है। फिलहाल मरने वाले लोगों के परिवार सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। मैंने अपनों को खो दिया है और वो मेरे पास कभी वापस नहीं आएंगे। दुआ करता हूं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। ये प्रोग्राम एयर इंडिया फ्लाइट 171 के हादसे में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है।